Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 3 of zoology for class secondary students, and I am assistant professor Humaira Siddiqui. This lecture is actually the continuation of the lecture number 2. In previous lectures we were discussing about the endocrine system of man, and we have discussed the hypothalamus and pituitary gland in detail. In this lecture we will study about the thyroid gland and parathyroid gland. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पैरा थायराइड ग्लैंड के बारे में स्टडी करने के लिए। जी, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ थायराइड ग्लैंड का आपको जो है वो स्ट्रक्चर और लोकेशन जो है वो दोबारा मैंने रिकॉल करवाया है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी लोकेशन, तमाम ही ग्लैंड्स की लोकेशन, साथ साथ इसकी भी हम लोकेशन देख चुके हैं ह्यूमन बॉडी में, कि ये थायराइड ग्लैंड जो है वो ट्रैकिया के फ्रंट पे, जो सांस की नाली है इसके फ्रंट पे जो है वो नेक रीजन में मौजूद होता है, और ये बाइलोब्ड शेप, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ जो डायग्राम आपको शेयर की है इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प इमेज आ रहा है यहाँ पर, कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बटरफ्लाई शेप ऑरेंज और येलो शेप में यहाँ आपको ट्रैकिया के फ्रंट पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है और शेप है। अब चलते हैं इसके हार्मोन्स की तरफ जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रीट होते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को खुद को जो स्टिमुलेट करता है वो जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सीक्रीट हो रहा था, जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में डिस्कस किया था। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर आके इसको रेगुलेट करवाएगा और इसे इन्फ्लुएंस करेगा फॉर सीक्रीशंस। ठीक है, तो इससे जो है वो सीक्रीशंस होंगी। जो हार्मोन इसके अपने हैं थायराइड ग्लैंड के, वो दो हार्मोन हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। ठीक है, केमिकली थायरॉक्सिन जो है वो दो तरह की है, टेट्रा आइडोथायरोनिन T4 और ट्राई आइडोथायरोनिन यानी T3। 3 मालिक्यूल होंगे आयोडीन के अगर जो है वो थायरॉक्सिन में, तो वो ट्राई आइडोथायरोनिन कहलाएगी। आयोडीन के 4 मालिक्यूल होंगे थायरॉक्सिन में, तो वो टेट्रा आइडोथायरोनिन कहला रही है। ये दोनों थायरॉक्सिन्स यानी T3 और T4 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी मैकेनिज्म में, बिकॉज दे आर कंसर्न विद आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं वो थायरॉक्सिन के अंडर कंट्रोल हैं। थायरॉक्सिन उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, और हमें मालूम है कि इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट में हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। स्पेशली अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट तरीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, वो है सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी जो हम खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड का हिस्सा बनती है, और फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जाता है हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है, ब्रेक डाउन होता है इसका, और एनर्जी रिलीज़ होती है ATP की फॉर्म में। इस मैकेनिज़्म को या इस मेटाबॉलिज्म को हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म भी थायरॉक्सिन के अंडर कंट्रोल है, जिसके रिज़ल्ट में जो है वो ATP यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी बन रहे हैं, और यही एनर्जी हमारी ग्रोथ में और हमारी मेंटल डेवलपमेंट में, फिज़िकल डेवलपमेंट में यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो इसको इन्फ्लुएंस थायरॉक्सिन करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है जो सीक्रीट हो रहा है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, अच्छा, एक और हार्मोन जो है वो सीक्रीट हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, जो कैल्सीटोनिन है। कैल्सीटोनिन एक्ट करता है कैल्शियम पर। जो ब्लड में हमारे एक्सेस हो जाए अगर, तो ब्लड में जो कैल्शियम मौजूद है अगर वो नॉर्मल मिक़दार से बढ़ जाए, तो उस कैल्शियम को ये डिपॉज़िट करवा देता है बोन्स में। ठीक है, कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम को जो है वो हाई नहीं होने देता, कैल्शियम का एक नॉर्मल जो मिक़दार है कैल्शियम की वो बरकरार रहती है। अगर कैल्शियम की मिक़दार उस नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए ब्लड में, तो कैल्सीटोनिन उस ज़्यादा कैल्शियम को यानी एक्सेस कैल्शियम को हमारी हड्डियों का हिस्सा बना देता है, हमारी बोन्स में डिपॉज़िट करवा देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो ड्यूरिंग ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जब बन रहे थे उस दौरान भी होता है, जब कार्टिलेज से बोनी स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस वक्त भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। और जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन एक प्रोसेस था इन विच द कैल्शियम और द मिनरल्स, फॉस्फेट एंड मिनरल्स आर डिपॉजिटेड इनटू द बोन्स।
जो बोन्स में कैल्शियम और मिनरल डिपॉजिट हो रहे थे, तो वो कैल्शियम ख़ास तौर पे इस कैल्सीटोनिन के अंडर इन्फ्लुएंस ही जो है वो बोन्स में डिपॉजिट होता है, ठीक है, और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इस तरह से ब्लड में भी कैल्शियम जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाता नॉर्मल रेंज से, ठीक है। ये तो काम था इन दोनों हार्मोन्स का, थायरोक्सिन का और कैल्सीटोनिन का, जो थायरॉयड ग्लैंड से सीक्रीट हो रहे थे। थायराइड ग्लैंड का पहला हार्मोन थायरॉक्सिन बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है इसकी सीक्रीशन में, यानी ये अगर ज़्यादा हो जाए तो या ये कम हो जाए, इसका जो मखसूस वॉल्यूम है, इसका जो मखसूस लेवल है, वो अगर ब्लड में हाई हो जाए या ब्लड में वो लेवल कम हो जाए, तो दोनों सूरतों में जो है वो डिसऑर्डर्स आते हैं बॉडी में। तो अब हम डिस्कस करते हैं थायरॉयड ग्लैंड की सीक्रीशन, एबनॉर्मल सीक्रीशन की वजह से होने वाले डिसऑर्डर नेक्स्ट स्लाइड में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, थायरॉयड ग्लैंड से के डिसऑर्डर्स दो तरह के हैं, जैसे भी मैं आपको बता रही थी कि या तो ये जो है वो थायरॉयड सीक्रीशन की ज़्यादती की वजह से होंगे या थायरॉयड सीक्रीशन की थायरोक्सिन की कमी की वजह से होंगे, ठीक है। तो एक होगा हाइपो, यानी जो कमी की वजह से हो, जिसमें लेवल जो है वो कम हो जाए थायरोक्सिन सीक्रीशन का, थायरॉयड ग्लैंड से नॉर्मल से कम थायरोक्सिन सीक्रीट हो, तो उस कंडीशन को हाइपो यानी कमी वाला, कम हो जाना कहेंगे। और अगर बढ़ जाए सीक्रीशन, यानी थायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा थायरोक्सिन सीक्रीट करने लगे, तो उसे हाइपर कहेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन है हमारे पास, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। पहले हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायरोक्सिन की सीक्रीशन कम हो जाती है थायरॉयड ग्लैंड से, नॉर्मल से कम हो जाती है, ठीक है। अब ज़ाहिर है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही है, तो मेटाबॉलिक रेट पर फ़र्क पड़ता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो एनर्जी कम मिलेगी और जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो सूरतें हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायरोक्सिन के लेवल में कमी हो जाना, या थायरोक्सिन का थायरॉयड ग्लैंड से कम सीक्रेट होना, या तो एल्डर्स में हो, यानी कि एडल्टहुड के बाद, बड़े होने के बाद जो है वो ये तब्दीली आए, कमी हो जाए थायरोक्सिन की, या बचपन में अर्ली एज में हो जब ग्रोथ हो रही होती है। तो दोनों कंडीशंस में जो सिम्टम्स आएंगी, अलामतें ज़ाहिर होंगी, वो थोड़ी अलग अलग होंगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर जो है वो थायरोक्सिन की सीक्रीशन में कमी हो जाए, जो है वो बड़ों में, एल्डर्स में, तो जो बीमारी होती है या डिसऑर्डर आता है उसे मैक्सिडीमा कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको बताया हुआ है मैक्सिडीमा, ठीक है। अच्छा, ये मैक्सिडीमा जो है ये इसमें जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं, इनके जो करैक्टर्स हैं वो क्या होंगे कि पर्सन ओवरवेट हो जाएगा, ठीक है, वज़न बढ़ जाएगा उसका, स्लगिश यानी कि सुस्त हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर वर्क वगैरह नहीं कर पाएगा, सुस्ती आ जाएगी उस पर, स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, खुश्क जो है वो जल्द हो जाएगी, हेयर लॉस होने लगेंगे, बाल झड़ने लगते हैं। और इनटॉलरेंट ऑफ कोल्ड यानी सर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, बर्दाश्त नहीं होती। इंटॉलरेंट हो जाता है कोल्ड का पर्सन, और कंफ्यूज्ड और डिप्रेस्ड पर्सन हो जाता है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी कंफ्यूज और डिप्रेस्ड, क्योंकि ज़ाहिर है ओवरवेट हो गया है, वज़न बढ़ गया है, स्किन ड्राई और ये बाल गिर रहे हैं, सुस्त जो है वो सुस्ती आ चुकी है पूरे जिस्म में, वर्किंग हो नहीं रही है। तो इन सारी बातों की वजह से पर्सनैलिटी उसकी कंफ्यूज और डिप्रेस्ड हो जाती है। ये तो बड़ों में होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, क्योंकि उसे प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही, ना तो डेवलपमेंट के लिए, यानी हेयर डेवलपमेंट के लिए, स्किन की शाइनिंग वगैरह के लिए, और वर्किंग के लिए भी नहीं मिल पा रही, तो वो स्लगिश यानी कि सुस्त हो गया, ठीक है। और ना ही जो है वो सर्दी बर्दाश्त हो रही है, क्योंकि जिस्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो चुकी हैं, स्लो हो गई हैं बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन
तो अब उस पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, यानी कि जो एटीपी थे और फिर हीट एनर्जी थी जो रिलीज़ हो रही थी मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, वो नहीं इतनी प्रॉपर मिल पा रही, उसे मिल रही है लेकिन बहुत कम मिल रही है। तो ज़ाहिर है कि उसे सर्दी भी बर्दाश्त इस वजह से नहीं हो रही। अच्छा, अगर ये एबनॉर्मेलिटी सीक्रीशन में थायरॉक्सिन की सीक्रीशन में ये एबनॉर्मेलिटी यानी थायरॉक्सिन की सीक्रीशन में कमी बचपन में हो जाए, जबकि ग्रोथ हो रही होती है, हाइट बढ़ रही होती है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस वक़्त जो अलामतें ज़ाहिर होंगी उसमें आएगी और उस बीमारी को जो कहेंगे, उस बीमारी को क्रेटिनिज़्म कहेंगे। बड़ों में है तो मैक्सिडीमा और बच्चों में है तो क्रेटिनिज़्म। क्रेटिनिज़्म की सिम्पटम्स या अलामतों में क्या होगा कि ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी, यानी छोटा रह जाएगा, प्रॉपर ग्रो नहीं, साइज़ में फिज़िकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और मेंटली रिटार्डेड होगा, मेंटली भी एबनॉर्मल, जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड नहीं कहते, कि मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, एज तो बढ़ती जाएगी लेकिन जो है वो मेंटल जो उसकी ग्रोथ है वो नहीं होगी, तो वो उम्र में ज़हनी तौर पर बच्चा ही रहेगा। ठीक है, क्रेस फेशियल फीचर्स होंगे यानी खुरदरे से नकूश होंगे, बेरौनक खुरदरी नकूश। ठीक है, तो ये होगा बच्चों में। सही, ये दोनों जो हैं डिजीज़ रिलेट थी बड़ों में और बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म से, थायरॉक्सिन के लो लेवल से। अगर थायरॉक्सिन जो है वो बढ़ जाए, नॉर्मल से ज़्यादा सीक्रेट होने लगे, तब भी जो है वो डिसऑर्डर्स आते हैं, और उन डिसऑर्डर्स को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है वो आई बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैल जाता है, आँखें फैल जाती हैं, आई बॉल बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक्ज़ॉप्थैल्मिया कहते हैं इसे। ठीक है, एबनॉर्मल आई बॉल के हो जाने को, बहुत ज़्यादा फैल जाने और बाहर को निकल आने को एक्ज़ॉप्थैल्मिया कहते हैं। प्रोट्रूशन सा, जिसको आप जो है वो भेंगापन भी कहेंगे। ठीक है, कि विज़न प्रॉपर नहीं रहता। ठीक है, पहला डिसऑर्डर तो सिम्टम तो ये ज़ाहिर होगी, और इसके अलावा हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज़ हार्ट बीट होगी, और यहाँ पर जो है वो हाइपो क्या अपोजिट एक्शन होगा, यानी कि हीट इंटॉलरेंस होगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना खारिज होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें सिम्टम्स ज़ाहिर होंगी हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन दोनों हाइपोथायरॉयडिज्म में और हाइपरथायरॉयडिज्म में अब खुद जो है वो थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर में क्या एबनॉर्मलिटी आती है, ये तो पर्सन के बिहेवियर्स और पर्सन के इंटरनल जो है मेटाबॉलिज्म्स पर और उसकी एक्टिविटीज़ पर जो है वो फ़र्क पड़ा है। ठीक है, ये तो उसकी अपनी जो है वो मेंटल और फिज़िकल कंडीशन की सिम्टम्स हमने जो है वो डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा सीक्रेशन या कम सीक्रेशन की वजह से, थायरॉक्सिन की कम या ज़्यादा सीक्रेशन यानी हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से खुद थायरॉयड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। तो थायरॉयड ग्लैंड जो है खुद स्वेल अप हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, और बढ़ के थोड़ा बाहर को निकल आता है। तो इस एनलार्ज थायरॉयड को हम जो है वो ग्वाइटर कहते हैं। बहुत कॉमन वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो ये प्रेजेंट है पूरी दुनिया में जो पाई जाती है, इसका रीज़न जो है लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट है। ठीक है, ग़िज़ा में या डाइट में हमारे आयोडीन की कमी है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये कंसर्न है हाइपोथायरॉयडिज्म से, यानी कि थायरॉक्सिन की कम सीक्रेशन की से। लेकिन ज़्यादा सीक्रेशन की कंडीशन में भी जो है वो जो थायरॉयड ग्लैंड है वो एनलार्ज ही हो जाता है। तो ग्वाइटर जो है वो दोनों कंडीशन में जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ये एनलार्ज होकर बाहर को निकल आता है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ग्लैंड। जो ये जो ग्वाइटर है ये वैसे बजाते खुद तो पेनलेस होता है। ठीक है, आमतौर पर इसमें कोई तकलीफ़ या दर्द नहीं होता, लेकिन ये परसिस्ट करे और ट्रीटमेंट वगैरह ना की जाए तो ये हो सकता है कि इसके अंदर खांसी वगैरह हो जाती है, स्वॉलो करने में, निगलने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, और फिर फाइनली ब्रीथ यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होगा, प्रॉपर नहीं होगा। जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पिक्चर्स देखेंगे हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म की, यानी कि एक आपको जो है वो फ़र्क वाज़ेह करते हैं कि हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में पर्सनैलिटी में जो है वो विज़िबल सिम्पटम्स कौन-कौन सी ज़ाहिर होंगी और किस तरह की होंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
देखिए ये हाइपो और हाइपर थायरॉयडिज्म पर्सनैलिटी में दिखाया हुआ है आपको एक बॉडी में, ठीक है। एक साइड, इस साइड पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे हाइपो है और राइट हैंड साइड पे हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि अक्सर में, क्योंकि ये एल्डर एज में है तो ये क्या कहला रहा था, मिक्सिडीमा। इसमें देखें हेयर ड्राई है, फेस जो है वो ड्राई स्किन है, और ग्वाइटर यानी कि गर्दन में जो है सूजन आप देख रहे हैं कि गर्दन में इसी जगह पर नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड मौजूद है वो, और इसके अलावा जो है वो कोल्ड इंटॉलरेंस है जो ऑब्वियसली विजिबल नहीं है। वेट गेन आप देख सकते हैं, यहाँ वज़न बढ़ रहा है बैली का, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, सही। अच्छा, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन आप एक वाज़ेह फ़र्क आँखों में देख रहे हैं कि हाइपर में देखें बल्जिंग है आइज़ की, यानी कि एक्सॉप्थेल्मिक आई आप देख सकते हैं बाहर को निकली हुई, ठीक है। इसके अलावा ग्वाइटर यहाँ पर भी है, ग्वाइटर दोनों में है, सही है। दोनों कंडीशन में जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है एनलार्ज हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर वेट लॉस हो रहा है, ये बैली की जगह पे आप देखें, इस तरफ वेट गेन विजिबल है आपको, इस तरफ वेट लॉस। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हाइपो में जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो हाइपर में जो है वो डायरिया की कंडीशन है, ये मोशन की कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो है वो सिम्टम्स इसमें आपको दिखेंगी, ठीक है। इसके अलावा अर्ली एज में यानी कि चाइल्डहुड में जो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि कम हो रहा था सीक्रेट थायरोक्सिन, तो उस वक्त बच्चे किस तरह के हो जाएंगे, ये देखिए क्रेटिनिज्म होगा, वो डिजीज़ कहला रही थी, इसकी पिक भी आपको शेयर की हुई है यहाँ पर। ये देखिए एक जो है वो आपको चाइल्ड नज़र आ रहा है क्रेटिनिज्म का शिकार, जिसकी जो है वो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दोनों स्टंटेड रह गई हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको क्लियरली पिक्चर से भी वाज़े हो गया दोनों डिसऑर्डर्स थायराइड ग्लैंड के, ठीक है। ये था थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब चलते हैं हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की तरफ, देखते हैं नई स्लाइड में पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। देखते हैं दूसरी स्लाइड जी। अब हम डिस्कस करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ही मौजूद हैं, बहुत टाइनी से स्ट्रक्चर हैं और ये 2 पेयर्स मौजूद होते हैं। यहाँ देखिए लोकेशन हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने दोबारा इसकी जो है वो पिक शेयर की है आपसे। ये देखें थायरॉयड ग्लैंड है, ये बाइलोब बटरफ्लाई शेप, साइड में जो डायग्राम दी हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखिए ये येलो कलर के बीट की तरह, मोतियों की तरह, मोती जैसे येलो कलर के आपको 4 जो है वो बीट्स सी नज़र आ रही हैं पेयर की फॉर्म में। एक पेयर इस तरफ है और एक पेयर राइट साइड पर और एक पेयर लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। ये क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड की इनकी लोकेशन है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ये वहीं नेक रीजन में ट्रैकिया के फ्रंट पे, थायराइड ग्लैंड के ऊपर बीडेड फॉर्म में जो है वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है, बहुत टाइनी से स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अच्छा जी, पैराथायरॉयड ग्लैंड की सीक्रीशन जो है वो कहलाती है पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम जो है वो रिवर्स है कैल्सिटोनिन से, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट कर रहा था ना कैल्सिटोनिन हार्मोन, दूसरा वाला थायरोक्सिन के अलावा, जो है अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो रहा था तो उसे बोन में डिपॉजिट करवा रहा था। यहाँ पर यह है कि अगर कैल्शियम जो है नॉर्मल से ब्लड में कम हो जाए, ठीक है, तो उस कमी को ये पूरा करेगा बोन से डीमिनरलाइज करके, यानी बोन से वो निकाल लेगा उस कैल्शियम को जो बोन में स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। 3 वेज होंगे इसके, एक तो ये बोन से डीमिनरलाइज कर ले, उसके ऑस्टियोक्लास्ट सेल से जो है वो कैल्शियम को लेकर ब्लड का हिस्सा बना दे। इसके अलावा किडनी लेवल पर भी जाकर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देगा, ताकि जो है वो कैल्शियम के आयन वगैरह जो है वो यूरिन में पास आउट ना हो जाएं, बल्कि दोबारा ब्लड को रिटर्न बैक हो जाए और वहाँ पर जो है वो ब्लड का कैल्शियम नॉर्मल हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का से सीक्रेट होने वाले पैराथायरॉयड हार्मोन्स हैं, जिनका काम जो है वो कैल्शियम को जो है वो की कमी को जो है वो ब्लड में वो पूरा करना है, यानी कि कैल्शियम अगर कम होने लगे, डेफिशिएंट होने लगे, तो डीमिनरलाइजेशन के ज़रिए और किडनी लेवल पे रीएब्जॉर्प्शन के ज़रिए इस कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है। ये था पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। अब मज़ीद ग्लैंड्स को हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।